माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू नो हम वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी कर रहे हैं और आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि इस थ्योरी को हम एक्चुअल क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर ममता सरदाना और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, समझिए कि ये क्लासरूम प्रैक्टिसेस के बारे में मैं बता रही हूँ और ये जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है ये एक न्यू विजन देती है, एक नई दिशा देती है हमारे ओल्ड जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते थे क्लासरूम के, कि हम लोग इंडिपेंडेंट स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे कि भाई हाँ, इंडिपेंडेंट अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा कम होता है। लेकिन वाइगॉत्स्की ने इस व्यू को टोटली चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं या फिर हम मिल के पढ़ाई करते हैं तो हमारी जो पढ़ाई है वो बेहतर ढंग से हो सकती है। तो इसी को समझाते हुए उन्होंने कुछ यहाँ पे टेक्निक्स बताई हैं और इन सभी टेक्निक्स को मैं अलग से आपको समझाती जाती हूँ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मिलकर काम करने से या मिलकर पढ़ने से, या एक जो मैंने आपको समझाया था कि जो MKO होता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो कैसे हमारे पोटेंशियल को, एक बच्चे का जो हमने ZPD पढ़ा था कि ZPD को वो कैसे हमारे को पोटेंशियल को एंड तक पहुंचा देता है, बढ़ा देता है। जहां तक बच्चे का कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वहां तक बच्चा कैसे पहुंच पाता है विद द हेल्प ऑफ MKO। तो यही हम समझेंगे इसमें। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर हम हिंदी में इसको समझें तो कोऑपरेटिव को हम कहते हैं सहकारी अधिगम। क्या कहते हैं हम इसे? सहकारी अधिगम। और इसके साथ ही मैंने दूसरी टर्म लिखी हुई है कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसको हम कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम। दोनों ही केसेस में हम मिल के पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसकी हेल्प से हम अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो देखिए, मैं तो आपको एक मेजर डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये जो है ये टीचर के द्वारा बनाए हुए कुछ ग्रुप्स होते हैं। क्लास में टीचर ने ग्रुप्स को बनाया है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर ग्रुप्स नहीं बनाता बल्कि स्टूडेंट्स ही आपस में ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर जब टीचर इसको बना रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक फॉर्मल ग्रुप बन रहा है और फॉर्मल ग्रुप है तो उसके कुछ नियम कायदे भी होंगे और इन नियम कायदों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है वो पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक है, पहले से प्री डिसाइडेड है यहाँ पर ये। और ये जो स्टूडेंट्स ने बनाया है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है और इनफॉर्मल होने की वजह से ये प्री डिसाइडेड नहीं होते। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये पूर्व निर्धारित नहीं है। ये वाले जो इसके लॉज हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं है। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो बच्चे होते हैं वो सेम नेचर के बच्चे होते हैं, जो आपस में जिनकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट सेम होते हैं वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन टीचर के द्वारा बनाया ग्रुप हेट्रोजिनस टाइप का होता है। हेट्रोजिनस का अर्थ है कि बच्चे सेम नेचर के नहीं होते, अलग अलग नेचर के बच्चे इसमें होते हैं। सेम नेचर के बच्चे नहीं होंगे और इसमें सेम नेचर के बच्चे होते हैं जो आपस में क्योंकि खुद ही ग्रुप को डिसाइड करते हैं। प्री डिसाइडेड चीज़ें हैं इसमें प्री डिसाइडेड नहीं होती। इसे मटेरियल, मोस्टली जो मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो टीचर के द्वारा प्रदान की जा रही हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद ही अपने लिए मटेरियल तैयार करते हैं। ठीक है, ये टीचर बेस्ड है, इसमें टीचर सेंट्रल पोजीशन पे होता है और यहाँ ये स्टूडेंट बेस्ड है, इसमें जो स्टूडेंट है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो ये दोनों में अंतर है। दोनों ही जो ग्रुप्स हैं ये टीम में काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई टीम है और ये जो है ये टीचर के द्वारा बनाई गई टीम है। और अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चे लेकर कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे, कुछ किसी चीज़ में अच्छे होंगे, तो इस तरीके से एक हेट्रोजीनस समूह बनाया जाता है। और ये होमोजीनस काइंड ऑफ नेचर आप मान सकते हैं, इसमें एक ही नेचर वाले बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं।
तो ये आपस में इन्हें कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है तो उस पर वो बच्चे मिलकर काम करते हैं और एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकालते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्लासरूम में अप्लाई की जा सकती है आजकल, और बहुत अच्छी तरह इसमें कई प्रोजेक्ट्स पे बच्चे काम करते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग को हम हिंदी में कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। अब पारस्परिक शिक्षण, देखिए मैंने यहाँ परिभाषा भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझा भी देती हूँ। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स टेक टर्न्स बीइंग द टीचर फॉर अ पेयर और स्मॉल ग्रुप। मतलब एक के बाद एक बच्चे ही टर्न ले रहे होते हैं, या तो इसमें एक शिक्षक और 2 या 4 विद्यार्थी एक सहयोगी समूह बना लेते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनाते हैं, जिसमें कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रगति में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, टीचर का रोल ये हो सकता है कि वो उसे क्लैरिफाई करे या कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो पूछे, लेकिन स्टूडेंट्स आर टेकिंग टर्न्स, आपस में ही टर्न्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी वो टीचर बन जाते हैं, कभी वो बच्चे बन जाते हैं, और ऐसे पेयर्स बनाकर या ग्रुप्स बनाकर वो आपस में अपने रोल को चेंज कर करके किसी भी टॉपिक को क्लियर करते हैं। समझ गए आप? पारस्परिक शिक्षण, आपस में ही जो शिक्षण किया जाता है। एक और इसमें क्लासरूम प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है गाइडेड इंस्ट्रक्शन। अब गाइडेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक जो बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है या जो मार्गदर्शन में, किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही बच्चे को निर्देशित किया जा रहा है। ठीक है, आप समझे इस चीज़ को? क्या कहा जा रहा है कि कोई गाइड है या कोच है या मेंटोर है, तो वो क्या कर रहा है? बच्चों को निर्देशित कर रहा है। इसमें जैसे कोई, मान लीजिए आपने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम ली और उन्होंने आपस में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बना ली। ठीक है, और उन स्ट्रेटजीज़ में जो बेस्ट स्ट्रेटजी हुई उसको फिर उन्होंने बेस्ट स्ट्रेटजी देखी और उस बेस्ट स्ट्रेटजी को ओपन डायलॉग, मतलब ओपनली फिर उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये मार्गदर्शन जो है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है और निर्देशित किया जा रहा है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन हम इसको कह रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप। कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप क्या चीज़ होती है? जैसे कि प्रशिक्षु होते हैं ना, आप प्रशिक्षु समझते हैं। प्रशिक्षु कौन होता है? प्रशिक्षु वो व्यक्ति होता है जो कि एक अप्रेंटिस होता है। देखिए आपने से अगर आप अलग अलग फील्ड्स में देखें, मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप डॉक्टर्स की फील्ड में देखें या फिर लॉयर्स की फील्ड में देखें तो क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं, है ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, यानी कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो एक मास्टर है, इन विच अ मास्टर ऑफ अ स्किल टीचेस दैट स्किल टू एन अप्रेंटिस। जैसे कि एक डॉक्टर अपने जूनियर को सिखाता है, ठीक है ना, या फिर एक लॉयर अपने जूनियर को सिखाता है, तो क्योंकि वो एक ज़्यादा वो मास्टर है, मास्टर ऑफ अ स्किल है ना, और वो स्किल को अपने जूनियर को सिखा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा ट्रेंड है, ज़्यादा चीज़ों को समझता है, तो आसानी से वो अपने जूनियर्स को सिखा पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पीयर ट्यूटरिंग। आपने कई बार समझा होगा कि जो साथी होते हैं या जो सहकर्मी होते हैं या जो सहकर्मी अगर शिक्षण दे रहे हैं, सहकर्मी का मतलब है कि साथी, बच्चों के केस में होगा साथी। साथी क्या कर रहा है, वो एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, एक जो हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट को पेयर किया जाता है विद अ लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। ये 2 बच्चे हैं, एक हायर है और एक लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, तो ये बच्चे एक दूसरे को नहीं, हायर परफॉर्मिंग वाला जो है वो दूसरे लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट को टीच कर रहा है, उसे समझा रहा है। ठीक है, तो हम इसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। ये 1-to-1 होती है या इसमें पेयर बना के भी काम हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि टीचर खुद ही एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ एक नॉर्मल बच्चे को बिठा देती है
और वो चाहती है कि भाई वो बच्चा अगर उससे सीख लेता है साथी से अपने ज़्यादा आसानी से, तो एक क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बेटर हो जाएगा और जो कम इंटेलिजेंट वाला बच्चा है वो जल्दी से सीख भी पाएगा। तो हमने कितने टाइप्स की चीज़ें देखी, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो हमने 6 जो तरीके हैं ये पढ़े हैं, गाइडेड इंस्ट्रक्शन, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है कि किस में टीचर ग्रुप बना रहा है और किस में बच्चे स्वयं से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे ही तरीके हैं जो कि वाइगोत्स्की ने क्या किया है, वाइगोत्स्की ने एक पूरी एजुकेशन को एक नया विज़न दिया है, ठीक है, न्यू विज़न दिया है और ये समझाया है कि अगर हम मिल के बच्चों को पढ़ाया जाए, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ाया जाए, इंडिपेंडेंट स्टडीज़ के बजाय ग्रुप स्टडीज़ कराई जाए, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी और इनसे बच्चा ज़्यादा अच्छे से विकास कर पाएगा। उसका जो हमारा जो उद्देश्य है, देखिए इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड या जो कहते हैं कि बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में और साथ में किस में कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है। तो ये बेसिकली मेन मुद्दा है जिस पे वाइगोत्स्की फोकस करना चाहते हैं। तो ये ही वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी कह रही है कि ये क्लासरूम प्रैक्टिसेस में इन सभी चीज़ों को अप्लाई करके, इसके लिए बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी पजल्स, बहुत सारी चीज़ें टीचर्स अपनी क्लासेस में करते हैं। और आप आज के संदर्भ में अगर देखें तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, समझने के लिए, बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारी मेन जो हम चाहते हैं कि बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो सके, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो आप बिल्कुल मेरे चैनल को देखिए, समझिए, उसे सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, तो आप समझेंगे कि कैसे हम सारी चीज़ों को बहुत इजीली समझते जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।